हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है? इट इज़ अ वॉलंटरी रेगुलेटेड रिटायरमेंट सेविंग स्कीम। मतलब कोई भी वॉलंटरली ज्वाइन कर सकता है स्कीम को। रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पेंशन मिलती है, इसीलिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ये पीएफआरडीए के अंडर होती है, अंडर पीएफआरडीए एक्ट। पीएफआरडीए मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अंडर होती है। अब कोई भी मतलब कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, ये देखो। कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो रेसिडेंट इंडियन सिटीजन हो या नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट मतलब एनआरआई हो गए, तो वो भी इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एनआरआई के साथ साथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई कार्ड होल्डर, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एज देखो, एज लिखी है 18 से लेके 85 तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि ओसीआई कार्ड होल्डर जो होते हैं वो फॉरेनर्स होते हैं, जिनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इश्यू किया हुआ ओसीआई कार्ड होता है। ठीक है, तो ये समझो कि यहाँ पे कौन कौन, रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट, एनआरआई, ओसीआई कार्ड होल्डर। एज लिमिट बहुत सारे जगह पे मतलब ये जो अपडेटेड है 18 से लेके 85 जो है ना, पीएफआरडी की वेबसाइट पे अभी आप देखोगे तो ये लिखा है। पहले 18 से 70 था, ठीक है, अभी चेंज होके उसको बढ़ा दिया है, 85 कर दिया। ठीक है, तो ये क्यों क्या है मैं बताऊंगा आगे। एक्सक्लूजन देखो कौन कौन एक्सक्लूडेड है इसमें। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, दे आर नॉट एलिजिबल। अकाउंट का नेचर देखो कैसा है। अकाउंट एक स्ट्रिक्टली इंडिविजुअल अकाउंट है, जैसे एनपीएस वात्सल्य हो गया। तो एनपीएस वात्सल्य जो अकाउंट है वो जो अकाउंट है वो आप अपने बच्चे के नाम पे आप उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ओपन एनपीएस वात्सल्य ऑन बिहाफ ऑफ योर चाइल्ड, तो वो अलग है। तो ये जो है ये स्ट्रिक्टली पर्सनल है, मतलब आपका पेंशन अकाउंट है तो ये आप ही के नाम पे होगा। ठीक है, सो एनपीएस जो है वो स्ट्रिक्टली इंडिविजुअल अकाउंट है एंड कैनॉट बी ओपन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, तो ये हो गए एलिजिबिलिटी एंड एनरोलमेंट। अभी यहाँ पे एनपीएस अकाउंट के दो टाइप्स होते हैं, तो टीयर 1 एंड टीयर 2। अगर आपको एनपीएस अकाउंट ओपन करना है तो ये तो ओपन करना ही पड़ेगा, इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, क्योंकि ये डिफॉल्ट रिटायरमेंट अकाउंट है। ठीक है, डिफॉल्ट रिटायरमेंट अकाउंट टीयर 1, ये तो मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। अगर आपको पेंशन चाहिए तो अगर अंडर एनपीएस तो ये अकाउंट सबके पास होता है। यहाँ पे टैक्स बेनिफिट वगैरह होते हैं, लेकिन विड्रॉल के कुछ रिस्ट्रिक्शन है वो मैं आगे बताऊंगा। टीयर 2 अकाउंट ये क्या है? ये देखो एक ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। मतलब ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलते हैं जो यहाँ पे नहीं मिलते। इट एक्ट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, जैसा अपना म्यूचुअल फंड होता है सेम वैसा ही है। इट एक्ट्स लाइक जनरल इन्वेस्टमेंट। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो रिटायरमेंट के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, तो वो अंडर एनपीएस रहेगा। मतलब एक ही एनपीएस के अंडर आपके दो अकाउंट्स है, एक टीयर 1 वाला और एक टीयर 2 वाला। टीयर 2 वाला एक जनरल इन्वेस्टमेंट होगा और ये स्ट्रिक्टली रिटायरमेंट अकाउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिया है दोनों का, टीयर 1 और टीयर 2 का। टीयर 1 जो है एक रिटायरमेंट सेविंग के लिए है और ये जनरल इन्वेस्टमेंट के लिए है। मैंने ऑलरेडी बताया कि टीयर 2 जो है इट एक्ट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड। मतलब यहाँ पे आप कितना भी पैसा डालो, कितनी बार भी विड्रॉ कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कोई लॉक इन वगैरह पीरियड नहीं होता। यहाँ पे लॉक इन होता है, जैसे आपने शुरू किया सपोज 30 की एज में, तो आप डाल रहे हो पैसा, तो आपको 15 साल पैसे कम से कम डालने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आप ये कर सकते हो, आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ कोई लॉक इन वगैरह नहीं है। ठीक है, और एनपीएस के लिए मैंडेटरी, टीयर 1 तो मैंडेटरी है, यहाँ पे कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। मतलब टीयर 1 जब होगा तभी आपका टीयर 2 अकाउंट होगा। टीयर 1 तो कंपलसरी होना ही चाहिए एनपीएस के लिए। टीयर 2 उसके बाद आप टीयर 2 में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन कौन इन्वेस्ट नहीं कर सकता? एनआरआई और ओसीआई कार्ड होल्डर। ये जो है ये टीयर 2 अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, इनके लिए सिर्फ टीयर 1 है। ठीक है, टीयर 2 नहीं है, तो ये एक फैक्ट है, इसको याद रखो। देन यहाँ पे विड्रॉल, यस, इसको कितने सॉरी, टीयर 1 में लिमिटेड है विड्रॉल, आप लिमिट कितने बार निकाल सकते हो अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, टीयर 2 में यहाँ पे कोई विड्रॉल का लिमिट नहीं है, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे कोई नहीं है।
अब देखो कंट्रीब्यूशन लिमिट्स, अपर लिमिट कोई नहीं है, कितना आपको पैसे डालना है उस पर कोई अपर लिमिट नहीं है, कितना डालना है अमाउंट पे, और नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन मतलब कितनी बार आप डाल रहे हो पैसा उस पर भी कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी डालो, टीयर 1 में टीयर 2 में। इन्वेस्टमेंट चॉइस, ओह ठीक है, इन्वेस्टमेंट चॉइस देखते हैं उससे पहले ये देखो कि मिनिमम कितना है आपको। अगर अकाउंट ओपन करना है टीयर 1 वाला तो कम से कम 500 रुपए डाल के आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। टीयर 2 अकाउंट आप कम से कम 1000 रुपए डाल के ओपन कर सकते हो। और उसके बाद जो भी आप सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन करोगे, जो भी अकाउंट ओपन होने के बाद जितने भी डालने हैं, तो उसके बाद कम से कम 500 डालने ही होंगे सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन में। यहाँ पे मिनिमम 250 डालने होंगे, ठीक है। एक बार अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद आप सपोज इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो जब भी करोगे जितना भी करना चाहोगे कम से कम इतना करना पड़ेगा 250 रुपीज, यहाँ पे कम से कम 500 रुपीज करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चाहिए कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर में टीयर 1 अकाउंट के लिए 1000 रुपए करने ही होंगे आपको। यहाँ पे ऐसा कोई टीयर 2 में कोई मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब एक बार आपने अकाउंट ओपन किया तो आपका अकाउंट ओपन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एनुअली आपको फिर अगले साल कंट्रीब्यूट करना है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर साल आपको कम से कम 1000 रुपए टीयर 1 अकाउंट में डालने ही होंगे। और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी बताया कि कोई अपर लिमिट नहीं है ऑन अमाउंट और नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, दोनों में कोई अपर लिमिट नहीं है। तो इस बात को समझो कि अकाउंट ओपन करने के लिए टीयर 1 में 500 चाहिए, यहाँ पे 1000 चाहिए। और बाद में जब भी पैसा डालोगे तो 500 रुपये कम से कम डालने होंगे, यहाँ पे 250 रुपीज डालने होंगे। फाइनेंशियल ईयर में 1000 रुपये मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कोई मिनिमम कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैक्सिमम पे दोनों में कोई लिमिटेशन नहीं है। अब ये देखो इन्वेस्टमेंट चॉइस, इक्विटी होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप जो पैसा डाल रहे हो पेंशन फंड में, ठीक है, वो जो है वो 3 असेट क्लास में आप डिवाइड कर सकते हो। इक्विटी मतलब यू होल्ड द शेयर ऑफ दैट कंपनी, मतलब यू आर ओनर, ओनरशिप होती है आपके पास, ठीक है। तो वो ओनरशिप हो गई, यू आर ओनर ऑफ दैट। सपोज आप रिलायंस के 1000 शेयर खरीदे या फिर 100 शेयर खरीदे, तो उतने शेयर मतलब उतना परसेंट, जो भी जितना परसेंट बन रहे वो शेयर, तो उतने परसेंट के आप मालिक हो गए कंपनी के, ठीक है। तो ओनरशिप। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये जो है ये दोनों डेट सिक्योरिटीज है। डेट सिक्योरिटीज मतलब कोई कंपनी सपोज रिलायंस, उसको पैसे चाहिए, सपोज 1000 करोड़ रुपए उसको चाहिए बिजनेस एक्सपांशन के लिए, तो रिलायंस क्या करेगा, रिलायंस मार्केट से पैसे उठाएगा, ठीक है, वो बॉन्ड इशू करेगा। और जो वो बॉन्ड इशू कर रहा है वो हम जैसे इन्वेस्टर क्या करेंगे, खरीद लेंगे। तो वो जो है ना, तो डेट सिक्योरिटी हो गई। और हमने जो बॉन्ड खरीदे तो हम इन्वेस्टर हो गए उसके लिए, तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तो आप एज एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन करने वाले हो, तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी पैसा लगा सकते हो, ठीक है। कुछ शेयर्स खरीद सकते हो, इक्विटी में भी पैसा लगा सकते हो। कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड जो इश्यू कर रहा है, ठीक है, तो उसको खरीद खरीद सकते हो, ठीक है। इन तीनों में फर्क क्या होता है, देखो इक्विटी में ओनरशिप होता है आपका, ठीक है। और जो ये डेट सिक्योरिटी है, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड, यहाँ पे आप जो है वो डेटर है, मतलब आप कर्जा दे रहे हो सरकार को या फिर कंपनी को, है ना, कंपनी को दे रहे हो, यहाँ पे सरकार को कर्ज दे रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, 7% 8% जो भी है वो फिक्स्ड मिलेगा, ठीक है। चाहे कंपनी डूबे, सरकार डूबे, आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा बॉन्ड में। इक्विटी में क्या है, आप मालिक हो, इसलिए क्या होता है यहाँ पे, सपोज कंपनी डूब गई तो मालिक भी डूब गया, है ना, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है इक्विटी में, समझ में आया। कॉर्पोरेट या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये जो डेट है ना, यहाँ पे सपोज कंपनी बेच बाच कर क्या होता है, जो भी पैसा आ रहा है वो पहले जिन्होंने कर्ज लिया है उनको दे देते हैं, अंडर इंसॉल्वेंसी वगैरह प्रोसीडिंग्स वगैरह उसके अंडर। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये तो सेफेस्ट ऑप्शन है, गवर्नमेंट ये तो कभी कोलैप्स नहीं होगी, फेल नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो अपना कर्जा चुकता ही करेगी, तो कम से कम 7-8% रिटर्न यहाँ पे फिक्स होता है। तो ये सेफ ऑप्शन है, ठीक है, गवर्नमेंट वाला और कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला। इसीलिए इसको क्या करते हैं, सेफ माना जाता है। एंड इक्विटी को थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है।
अब ये क्यों बता रहा मैं, ये अभी आगे समझ में आएगा जब लाइफ साइकिल फंड में समझाऊंगा वहां पे। इन्वेस्टमेंट चॉइस में ये दो है, एक्टिव चॉइस एंड ऑटो चॉइस। इन दोनों को अभी सबजुम किया है, मतलब अंडर कॉमन स्कीम। एक्टिव चॉइस मतलब क्या होता है कि सब्सक्राइबर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको वेरियस एसेट क्लास में आप डाल दो। जैसे मैंने बताया कि आपको इक्विटी में कुछ पैसा डालना है, कुछ कॉर्पोरेट डेट में डाल रहे हो, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल रहे हो, तो आप खुद डिसाइड करो कि मुझे इक्विटी में 50% डालना है, बाकी 10% इसमें डालना है, 60 हो गए तो बाकी 40% गवर्नमेंट बॉन्ड में डालूंगा। तो ये क्यों ऑप्शन दिया है, क्योंकि नाम ही है इसका एक्टिव चॉइस, फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, ठीक है। आप डिसाइड करो आपको कहाँ पे कितना पैसा अलॉट करना है। ये जो है ना, ये आप कंट्रीब्यूट करने वाले हो ना पेंशन के लिए, इस पे रिटर्न मिलेगा। आप जो भी पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो 10 साल 15 साल 20 साल, उस पे आपको रिटर्न मिलेगा, और उसी पैसे से आपको क्या मिलेगा फिर बाद में, मंथली पेंशन मिलेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अगर शेयर्स आपने खरीदा तो आप ओनर हो जाते हो, तो इक्विटी होल्डर। बॉन्ड अगर खरीद लिया तो आप कॉर्पोरेट डेटर हो, ठीक है, यू आर लेंडर टू रिलायंस। गवर्नमेंट बॉन्ड आपने खरीदा तो क्या हो, यू आर लेंडर टू गवर्नमेंट। और ये दोनों सेफ है एज कम्पेयर टू इक्विटी। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड देखो, यहाँ पे ये जो है एक कॉर्पोरेट सॉरी कमर्शियल मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी है। ये भी मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी, मॉर्गेज मतलब कुछ गिरवी रख दिया है उस पे, ठीक है, जमीन प्लॉट वगैरह, तो वो सिक्योरिटी वाली, वो जो होती है सिक्योरिटी, तो इसमें आती है। रिट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, और ये इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इनविट्स। यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, सपोज इनविट एक फंड टाइप ही होता है। ये क्या करता है, ये पैसे रेज करता है। सपोज एक कंपनी है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको रोड बनाना है, तो रोड बनाने के लिए वो इनविट से पैसा रेज करेगा। कैसे, इनविट क्या करेगा, जो हम जैसे रिटेलर्स जो है, मतलब जो इन्वेस्टर्स है, तो वो शेयर खरीद लेंगे इसका, इनविट का कुछ यूनिट खरीद लेंगे, तो हम पैसा इनविट को दे देंगे। सपोज 1000 करोड़ चाहिए रोड बनाने के लिए, तो वो हमने जो पैसा दिया है इनविट को, तो वो पैसा इनविट क्या करेगा, किसी कंपनी को दे देगा, तो कंपनी रोड बना लेगी। रोड बनाने के बाद उस पर टोल लगेगा, टोल से जो भी रेवेन्यू आ रहा है तो वो फायदा होगा कंपनी को, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होगा उससे रिटर्न हमको मिलेगा, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है इनविट में। तो इस तरीके से इनविट काम करता है। तो आप अगर चाहे तो आप अपना पैसा इनविट में भी डाल सकते हो, ठीक है। रियल एस्टेट में डाल, रियल एस्टेट क्या होता है कि कोई बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, हाउसिंग सोसाइटी वगैरह, तो वो उसका होता है, जो प्रॉपर्टी बन रही है वो रेंटल इनकम जो आएगा उससे, तो उस पे रिटर्न मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कंसेप्ट AIF की। तो एसेट चॉइस सॉरी एसेट क्लास जो है एक्टिव चॉइस में आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि किस किस एरिया में आपको कितना परसेंटेज ऑफ मनी, ठीक है, डालना है। इक्विटी में आप अप टू 75% डाल सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड में अप टू 100%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अप टू 100%, AIF में अप टू 5%। टोटल ऑफ कोर्स 100 से ज्यादा नहीं होगा। अभी लाइफ साइकिल फंड होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि लाइफ साइकिल फंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है इक्विटी, ये रिस्की है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि रिस्की होता है, इसीलिए क्या होता है ना, जब आपकी एज सपोज अभी 35 है, ठीक है, आप सपोज 55 में रिटायर होने वाले हो, ठीक है, तो अभी एज आपकी कम है, आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। तो रिस्क ज्यादा ले सकते हो इसीलिए आप ज्यादा पैसा इक्विटी में डाल सकते हो। इक्विटी में क्या होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है ना। कंपनी का शेयर खरीद लिया तो वहां पे क्या होता है, रिस्क भी ज्यादा है, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो कम एज में आप रिस्क लेने की एबिलिटी आपकी ज्यादा होती है। जैसे जैसे एज बढ़ता है रिस्क लेने की एबिलिटी कम होती है, मतलब आप कम रिस्क लोगे ना एट एज 55। कोई भी नहीं चाहेगा कि जो पैसा आप डाल रहे हो डूब जाए मार्केट में, है ना। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है लाइफ साइकिल फंड में। तो लाइफ साइकिल फंड में क्या होता है, असेट एलोकेशन जो होता है वो ऑटोमेटिक चेंज होता है अकॉर्डिंग टू योर एज।
यहाँ पे आप एक्टिवली चूज कर रहे हो। एक्टिव चॉइस में क्या हो रहा है, एक्टिवली आप खुद डिसाइड कर रहे हो, आपकी एज कितनी भी हो, आप बोल रहे हो कि 50% मुझे इक्विटी में डालना है, ठीक है। जो भी सपोज कॉर्पोरेट में आपको सपोज 10% डालना है, गवर्नमेंट में 40% डालना है, हो गया आपके 100%। मतलब सपोज आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो साल में, सपोज आप 1 लाख कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो 1 लाख का 50% मतलब 50,000 इक्विटी में जाएगा, बाकी अकॉर्डिंगली जाएगा। तो आप खुद डिसाइड कर रहे हो यहाँ पे कितना परसेंट कहाँ पे जाएगा। ये जो ऑटो चॉइस है ना, यहाँ पे आपको बस चूज करना है कि कौन सा फंड लेना है। आपको कम रिस्क चाहिए तो ये वाला ले लो, लो वाला ले लो। मॉडरेट रिस्क चाहिए तो ये वाला, हाई रिस्क ये वाला, एग्रेसिव रिस्क है तो लाइफ साइकिल फंड एग्रेसिव ले लो। यहाँ पे क्या है इसको समझो, 25 जो है ना, 35 की एज में 25% जो भी आप मनी डाल रहे हो वो इक्विटी में जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी एज 55 तक जाएगी तो वो पैसा 5% हो जाएगा, ठीक है। मतलब इक्विटी में जो परसेंट जा रहा है आपका वो ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, 5% होगा। शुरू शुरू में 35 के एज में 25% इक्विटी में जा रहा है, 55 के एज तक आपका पैसा कितना होगा, 5%। यहाँ पे लाइफ साइकिल 50 में क्या है, स्टार्ट 50 से होगा, मतलब 35 के एज में जो भी पैसा डाल रहे हो उसका 50% इक्विटी में होगा। जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी 55, वहां पे कम होते 10% हो जाएगा, ठीक है। हाई में क्या है, हाई में देखो 75% से स्टार्ट होगा, 75% ऑफ मनी जो 35 के एज में इक्विटी में जाएगा। जैसे जैसे एज 55 होगी वहां पे 15% हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो कि शुरू में आपका इक्विटी में पैसा ज्यादा है, ठीक है, बाद में कम हो रहा है, शुरू में ज्यादा है बाद में कम हो रहा है, क्योंकि रिस्क आप कम ले रहे हो ना, ताकि आपको पेंशन भी तो चाहिए। 55 में सारा पैसा अगर मार्केट ने सपोर्ट परफॉर्म नहीं किया, डूब गया, तो फिर पेंशन कहाँ से मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स पेंशन नहीं है, मार्केट लिंक्ड पेंशन है, इसलिए ऑटो चॉइस है, ताकि सेफ सेफ खेलना है ना हमें। शुरू में ज्यादा डाल दो, रिस्क ले सकते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ेगा कम रिस्क लेनी है हमें, ठीक है, वो वाला। एग्रेसिव यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट में 50% होता है, मतलब 35 की एज में आप जो भी पैसा डाल रहे हो उसका 55% इक्विटी में, लेकिन 55 के एज तक 35% होगा। मतलब शुरू में 50% इक्विटी में, एज बढ़ते बढ़ते 55 तक वो कम होकर 35 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि इक्विटी रिस्की है, इसलिए वो रिस्क को अलोकेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे वो जो परसेंटेज इक्विटी में डाल रहे हैं तो वो कम होता जाएगा, तो अकॉर्डिंगली कम होता जाएगा। आप कौन सा फंड ले रहे हो उसके हिसाब से कम होता जाएगा। आपने सपोज लो वाला दिया तो वहां पे 25% से 5% कम होगा। ऑलरेडी शुरू में लो है ना 25%, ठीक है, 5% ऑलरेडी वो तो बहुत कम हो गया फिर, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, ये जो एमएसएफ है, मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क, ये रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे क्या है ना, एक ही प्राण के अंडर, मतलब एक जो आपका ये है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, उसी अकाउंट नंबर पे आप मल्टीपल स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कंसेप्ट है, अभी रिसेंटली देखो अक्टूबर 2025 से इन्होंने लागू किया है मल्टीपल स्कीम्स में, लेकिन किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए। सिंगल आपका ये रहेगा, सिंगल और मल्टीपल प्राण जो है उसको लिंक करेंगे प्राण पैन से, और उसके अंडर मल्टीपल स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो जो एलिजिबल नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर है वो 100% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं इन डेजिग्नेटेड स्कीम्स, और यहाँ पे मिनिमम लॉक इन पीरियड रहेगा 15 साल का। तो लॉक इन की कंसेप्ट देखो यहाँ पे आ गई। एमएसएफ में अगर आप मल्टीपल स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मिनिमम लॉक इन पीरियड है 15 साल का। और जो नॉर्मल वाला ये है ऑटो चॉइस और ये लाइफ साइकिल फंड, यहाँ पे क्या लॉक इन का कंसेप्ट है उसको देखते हैं अभी। देखो पार्शियल विड्रॉल, पार्शियल विड्रॉल में और यहाँ पे एग्जिट रूल, यहाँ पे देखते हैं लॉक इन का टाइम, लॉक इन का पीरियड। अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, सपोज पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप विड्रॉ कर सकते हो, क्या कर सकते हो,
लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है, कितना कर सकते हो उस पर लिमिटेशन है। आपने जो कंट्रीब्यूशन अपने जेब से दिया है, सपोज 1 लाख दिया है, उसका मैक्स टू मैक्स 25% आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मतलब 25,000 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं विड्रॉ कर सकते, क्योंकि देखो आपको पेंशन भी तो देनी है ना, सारा पैसा आप निकाल लोगे तो पेंशन कहाँ से देंगे फिर, है ना। तो ये है, ये परसेंटेज याद रखो। और कितनी बार फ्रीक्वेंसी देखो, कितनी बार निकाल सकते हो पैसा। 60 से पहले आप निकाल रहे हो तो 4 बार निकाल सकते हो, लेकिन मिनिमम 4 साल का इंटरवल रहेगा बिटवीन विड्रॉल। मतलब आज विड्रॉ किया आपने तो 4 साल विड्रॉ नहीं कर पाओगे, उसके बाद विड्रॉ कर सकते हो। ऐसे 4 बार विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन 2 विड्रॉल के बीच में 4 साल का टाइम रहेगा। 60 के बाद अगर आपको विड्रॉ करना है तो कितनी भी बार विड्रॉ कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। बस 2 विड्रॉल के बीच में टाइम लिमिट दिया है, 3 साल का टाइम लिमिट। और यहाँ पर भी सेम है, 25% ऑफ मैक्सिमम 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब एग्जिट रूल्स देखो, एग्जिट रूल क्या है। अगर आप नॉर्मल एग्जिट ले रहे हो, मतलब रिटायरमेंट सपोज 60 में आपको पेंशन मिल रही है ना, स्टार्ट होगी, तो नॉर्मल एग्जिट जो है वो 60 पे हो रही है। या फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम ज्वाइनिंग, आपने ज्वाइन करने के बाद क्या सबसे पहले हो रहा है, 60 साल सबसे पहले हो रहा है या फिर 15 साल पहले हो रहा है, विच एवर इज लेटर। जो बाद में आ रहा है, जो बाद में आ रहा है, मतलब 15 साल आपको कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको पेंशन मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी एज 60 हो गई है, ठीक है। तो ये फैक्ट है अंडर करंट रूल। अब विड्रॉ कितना कर सकते हो, अगर कॉर्पस 12 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे 80-20 का है। देखो 80-20, 80% लमसम विड्रॉ करो, 20% की आपको एन्युटी परचेस करनी होगी। मतलब 10 लाख का फंड है तो आप 8 लाख रुपए अभी पूरे के पूरे ले जाओ। 2 लाख रुपए जो है, एन्युटी का मतलब क्या है, 2 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे, 2 लाख के बदले में आपको मंथली पेंशन मिलेगी, ठीक है। वही है एन्युटी। इसको मैंने डिटेल में लास्ट में भी एक्सप्लेन किया है, एन्युटी और SUR। 8 लाख या 8 लाख से कम कॉर्पस है तो पूरा का पैसा, पूरा का पूरा आप लमसम में ले सकते हो, पूरे के पूरे 8 लाख ले जाओ। तो इस केस में पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सारा पैसा, कॉर्पस ही बहुत कम है ना, तो और सारा पैसा आप एक टाइम ले रहे हो, तो वहां पे यहाँ पे पेंशन नहीं है, पूरा ले रहे हो, इसलिए यहाँ पे जहाँ पे एन्युटी लिखा है वहां पे पेंशन मिलेगी। यहाँ पे देखो 8 से 12 लाख तक है तो मैक्स टू मैक्स 6 लाख रुपए आप लमसम ले सकते हो। बाकी बाकी क्या आप चाहे एन्युटी ले लो या फिर SUR ले लो, SUR में बताऊंगा अभी क्या है। तो ये बात समझो कि जो बाद में आ रहा है, नॉर्मल एग्जिट 60 में होती है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 साल, 15 ईयर्स फ्रॉम ज्वाइनिंग, ठीक है। मतलब कम से कम 15 साल आपको NPS में कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये रूल है। अब देखो प्रीमैच्योर एग्जिट का क्या है। 60 से पहले अगर आप चाहते हो, या फिर 15 साल आपके पूरे नहीं हुए लेकिन आप चाहते हो कि एग्जिट करना है आपको, तो कर सकते हो, क्या कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे 20-80, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 80-20 था, यहाँ पे 20-80 है। तो 20% लमसम ले सकते हो, बाकी 80% की आपको एन्युटी परचेस करनी पड़ेगी। और कॉर्पस आपका बहुत छोटा है, 5 लाख या 5 लाख से कम, तो पूरा का पूरा 100% आप लमसम विड्रॉ कर सकते हो। 60 के बाद आपने एंट्री की, मैंने शुरू में बताया कि एज जो है वो 18 से 85 की है। तो ये पहले 70 था, उसको 85 अभी रिसेंट क्यों किया है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग कभी कभी होता है ना कि NPS पेंशन का, मतलब उनको पेंशन चाहिए लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एज रिस्ट्रिक्शन, तो उन्होंने 85 तक एक्सटेंड किया। लेकिन यहाँ पे ना रिलैक्सेशन है, क्या रिलैक्सेशन है, यहाँ पे आपको देखो प्रीमैच्योर एग्जिट में फिर नॉर्मल टाइप में कम से कम 15 साल आपको क्या करना है, पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं। 15 साल तक आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप बाद में ये लमसम या एन्युटी, आप अगर 12 लाख से ज्यादा है तो वो मतलब पेंशन मिलेगी उस केस में आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आपने एंट्री 60 के बाद मारी है तो क्या होगा, यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 15 साल कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप 60 के बाद एंट्री कर रहे हो, आप
सपोज एक साल में आपने 2 लाख इन्वेस्ट किए, दूसरे साल में 2 लाख इन्वेस्ट किए, तीसरे साल में 4 लाख किए, तो जो भी आपका कॉर्पस बन रहा है 2 2 4 कितना हुआ, 4 2 6 2 8, तो 8 लाख का कॉर्पस हुआ आपका। तो 8 लाख चाहे तो आप उसके एन्युटी परचेस करो या फिर 80% लमसम ले लो, 20% एन्युटी ले लो। लेकिन मैंने जो 8 लाख का एग्जांपल दिया वो 12 लाख से नीचे है ना, तो वहां पे क्या है 100% आप 8 का 8 लाख ले सकते हो। 8 लाख तो आपने इन्वेस्ट किया है, सपोज मार्केट का रिटर्न भी आएगा ना इसके ऊपर, कुछ मार्केट का रिटर्न सपोज 1 लाख रुपए आया तो 8 + 1 9 लाख आपको मिलेंगे, है ना। 3 साल में 1 लाख रुपए रिटर्न आया है आपको, ऐसा। तो ये बात समझो कि यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। 60 के बाद आपने 2 साल पैसे डाले, उसके बाद निकाल सकते हो जी, बिल्कुल निकाल सकते हो। 12 लाख से कॉर्पस ज्यादा है तो 80-20 का रूल है, मतलब 80% क्या लमसम में ले लो, 20% एन्युटी, उसकी पेंशन खरीदो, ठीक है। तो 60 के बाद कोई ज्वाइन करे तो उसको पेंशन मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी। अगर आपका कॉर्पस 12 लाख से ज्यादा है तो आपको 20% पेंशन आप खरीद सकते हो, और चाहे तो ज्यादा भी खरीद सकते हो। यहाँ पे 80-20 लिखा है, ठीक है, अप टू लिखा है ना, मतलब चाहे तो 80% क्या कर सकते हो आप, लमसम ले सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते, पूरे की पूरी एन्युटी खरीद लो तो आपको पेंशन मिलती रहेगी। अब एग्जिट ड्यू टू डेथ समझो। इन इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ क्या होता है, जो भी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो आपको एज ए लमसम पे होता है। किसको, नॉमिनी को होता है, जो भी आपने नॉमिनेट किया है उसको, या फिर लीगल है। यहाँ पे नॉमिनी अगर बोले कि मुझे मुझे तो नहीं चाहिए लमसम, मुझे थोड़ा थोड़ा करके दे दो, तो उसके लिए ऑप्शन है सिस्टमेटिक लमसम विड्रॉल का, मतलब एक साल में कुछ पैसे निकाले, दूसरे साल कुछ निकाले, तीसरे साल कुछ निकाले, वैसा है SLW का। SCR सिस्टमेटिक यूनिट रिडम्पशन, इसको मैं आखिर में एक्सप्लेन किया है, इसको और इसको कंपेयर किया है एन्युटी को, या फिर एन्युटी भी परचेस कर सकते हैं, तो ये दोनों बाद में पढ़ेंगे और डिटेल में। तो नॉमिनी के पास क्या ऑप्शन है, या फिर या तो सिस्टमेटिक लमसम में ड्रॉ करे, या तो SCR ले ले, या तो एन्युटी ले ले। की फैक्ट देखो एनपीएस की, यहाँ पे लो कॉस्ट है, 0.30% चार्जेस लगते हैं, फिर ट्रांसपेरेंसी है, 24/7 एक्सेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आप पेंशन फंड जो है साल में एक बार चेंज कर सकते हो, और आपका जो असेट एलोकेशन है ना उसको 4 बार से चेंज कर सकते हो साल में। असेट एलोकेशन मतलब वही इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट, ठीक है। तो आपको चाहते हो कि इसमें ज्यादा करना है, इसमें कम करना है, तो वो कर सकते हो आप। असेट एलोकेशन कितने बार, साल में 4 बार चेंज कर सकते हो। और पेंशन फंड होता है मैनेज करने वाला फंड होता है, जैसे एल आई सी एक फंड मैनेजर हो गया, SBI एक फंड मैनेजर हो गया, तो ये फंड मैनेज करते हैं ना, तो इनको भी आप चेंज कर सकते हो वंस अ ईयर। अब देखो SCR और एन्युटी में फर्क क्या होता है। एन्युटी जो होते हैं ना, सपोज आपका 10 लाख का आपने कंट्रीब्यूट किया है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, तो आपने सपोज 8 लाख 80% लमसम निकाल लिए, मतलब 8 लाख रुपए निकाल लिए, तो 2 लाख रुपए जो है ना वो आपको नहीं मिलेंगे। उसके बदले में क्या होगा, आपको गारंटेड पेंशन मिलेगी मंथली, मतलब 2 लाख रुपए किसको जाएंगे, ये कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी ले लेगी पैसे। उसके बदले में कंपनी आपको क्या प्रॉमिस कर रही है, मंथली गारंटेड इनकम प्रॉमिस कर रही है। वैसे SCR अगर लेते हो, सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन, यहाँ पे कोई गारंटेड पेंशन नहीं होती। मार्केट रिस्क, यहाँ पे देखो मार्केट चाहे डूबे कुछ भी हो, आपको गारंटेड पेंशन मिल रही है, तो वो सारा रिस्क कंपनी पे करती है। चाहे आप आपकी लाइफ सपोज आपके लाइफ टाइम तक आपको पेंशन पे करने की जिम्मेदारी कंपनी की है यहाँ पे, तो लाइफ टाइम पेंशन यहाँ पे होती है, ठीक है। और कॉर्पस का जो ओनरशिप है, जो 2 लाख रुपए है जो आपने नहीं निकाले, वो किसके पास जाते हैं, कंपनी के पास जाते हैं, ट्रांसफर टू द इंश्योरर। नॉमिनी बेनिफिट जनरली यहाँ पे नहीं होते, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्शन लिया। यहाँ पे देखो सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन, यहाँ पे जो 2 लाख रुपए है ना, ये आपके एनपीएस में इन्वेस्टेड रहेंगे, ये आपके ही रहेंगे, समझ में आया। यहाँ पे कोई कंपनी को पैसा नहीं जा रहा, लेकिन अब मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको रिटर्न मिलेंगे, नहीं किया तो आपको रिटर्न कम मिलेंगे, तो आप मार्केट रिस्क जो है वो आप बियर करते हो इस केस में,
ठीक है। तो मंथली इनकम कोई गारंटीड नहीं है। सपोज 2 लाख रुपए आपने डाले हैं, मतलब एनपीएस में आपके हैं, तो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सपोज 8% 10%, तो उसके हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हो। सपोज आपने डिसाइड किया मैं मंथली 2,000 रुपये पेंशन निकालूंगा, तो क्या होगा ना, 2,000 आप निकालते जाओगे, तो ये जो आपका 2 लाख का कॉर्पस ये कम होता जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप अमाउंट निकालोगे, सपोज मंथली 3,000 निकालोगे, तो 2 लाख का कॉर्पस जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये आपका आपका ही रहेगा, इन्वेस्टेड रहेगा। जितना ज्यादा आप पैसा मंथली निकालोगे वो आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कंपनी डिसाइड करेगी कि आपका कितना पैसा है, उसके हिसाब से आपकी पेंशन डिसाइड करेगी कंपनी। यहाँ पे आप खुद डिसाइड करोगे कि मंथली मुझे 4,000 चाहिए या 2,000 चाहिए या 1,000 चाहिए। आप जितना ज्यादा पैसा निकालोगे उतना जल्दी ये 2 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और रिटर्न भी है, मार्केट लिंक्ड है। लाइफ टाइम पेंशन नहीं मिलती, मैंने बताया कि ज्यादा पैसा निकालोगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो दिस कंटिन्यूज ओनली टिल कॉर्पस इज एग्जॉस्टेड, यू कंटिन्यू टू ओन द रिमेनिंग कॉर्पस। मतलब सब आपने 3,000 रुपये निकालते गए और 4 साल बाद आपने देखा तो कॉर्पस में सपोज 50,000 रुपये ही बचे हैं, तो 50,000 रुपये वो आपके ही है, वो आप चाहे तो एक बार में भी निकाल सकते हो। तो वैसा है, तो जो भी बैलेंस बचा है आपके डेथ के बाद नॉमिनी को जाता है, तो वही है यहाँ पे। तो ये एससी बार हो गया और ये एन्युटी का कंसेप्ट हो गया। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस एन्युटी और एससीआर में क्या फर्क होता है। तो एससीआर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप कितना अमाउंट निकाल रहे हो उस पर डिपेंड है। मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, उस पर डिपेंड है ना। मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपका कॉर्पस, सपोज आप 3,000 निकाल रहे हो और नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है सपोज, तो 10 साल चल रहा है आपका कॉर्पस। ठीक है, और बहुत बढ़िया परफॉर्म किया मार्केट ने तो सपोज 20 साल भी चल सकता है आपका कॉर्पस, मतलब 20 साल तक आपको मंथली 3,000 निकाल सकते हो फॉर एग्जाम्पल, अगर 3,000 निकाल रहे हो तो। और मार्केट बुरा परफॉर्म कर रहा है तो हो सकता है आपका कॉर्पस 5 साल ही चले, 5 साल ही आप मंथली 3,000 निकाल पाओ। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं, कितना पैसा आप मंथली निकाल रहे हो, मार्केट मार्केट परफॉर्मेंस क्या है ना। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम करेंगे एससीआर में। ठीक है, इसका भी अलग फायदा है, इसका अलग फायदा। तो क्या है देखो, एन्युटी में क्या होता है ना, एन्युटी में फायदा ये है कि मतलब आप जब परचेस करने जाते हो तो वहां पे शुरू में ही आपको पता होता है कि आपके रिटायरमेंट के बाद कितना परसेंट के हिसाब से पेंशन मिलेगा। सपोज 20 लाख का आपने कॉर्पस है एन्युटी के लिए, तो उसका 7% के हिसाब से इतना 11,667 इतना मंथली आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए जो भी हो। तो ये जो है सेफ ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको रिस्क नहीं चाहिए, विदाउट टेंशन चाहिए, तो फिर एन्युटी ले लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, ऊपर जाएगा, तो आप इसको इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लाख का सेम कॉर्पस है, अगर आपने चाहा तो 15,000 आप निकाल सकते हो मंथली। सपोज मार्केट ने 8% रिटर्न दिया, मंथली विड्रॉल आप 15,000 तक कर सकते हो। तो यहाँ पे फायदा है, अगर रिटर्न अच्छा मिला तो यहाँ पे 7 कम है। ठीक है, मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया तो यहाँ पे आप ज़्यादा निकाल सकते हो। तो कौन सा बेटर है देखो, अगर गारंटीड लाइफ लॉन्ग पेंशन चाहिए विदाउट एनी झंझट, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए क्या आपको कुछ लेना देना नहीं, तो एन्युटी परचेस करिए। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं मार्केट फ्लक्चुएशन को लेके, स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल इनकम है। ठीक है, और एससीआर कौन लेता है, अगर आप चाहते हो कि सारा पैसा आपके कंट्रोल में रहे, आपका पैसा इन्वेस्टेड रहे, तो आप एससीआर ले सकते हो। इन्वेस्टेड रहता है प्लस आप एक्सपेक्ट करते हो कि हायर लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, एंड यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी इन विड्रॉल। यहाँ पे क्या होता है ना एससीआर में, सपोज आपने इस महीने 5,000 रुपये निकाले, आपको सपोज पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप अगले अगले महीने 20,000 रुपये भी निकाल सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पैसा आप ही का है ना, आपने ही इन्वेस्ट किया, आप ही की कंट्रोल में है, आप ही का है, जितना चाहे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे वैसा नहीं है, आपका हर महीने यहाँ पे जो भी है 11,666 है, उतना ही आपको हर महीने मिलेगा पेंशन।
वो पैसा आपने पूरा कंपनी को दे दिया 20 लाख, उसके बदले में आपको इतना मिलेगा लाइफ टाइम के, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए 15,000 मिलेगा। चाहे तो 10 साल के लिए आप ले सकते हो, मार्केट अच्छा परफॉर्म के लिए तो 20 साल के लिए ले सकते हो, मतलब 20 साल के लिए मिल सकता है आपको। मार्केट बुरा परफॉर्म किया तो मे भी आपका कॉर्पस 5 साल ही टिक जाए, तो 5 साल के लिए आप 15,000 मंथली ले सकते हो। तो यहाँ पे रिस्क है इसमें, एसवीआर में, ठीक है। वही लिखा है मार्केट परफॉर्म किया पुअरली और आपके विड्रॉल ज्यादा है, आप ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो तो कॉर्पस जो जल्दी खत्म हो जाएगा। मार्केट अच्छा परफॉर्म किया तो पैसा ज्यादा लंबा चलेगा, लंबा टिकेगा, है ना। 10 साल 20 साल उतना टाइम तक आप पेंशन ले सकते हो, इतना 15,000 पर मंथ, ये एग्जाम्पल के हिसाब से। तो मैंने ऑलरेडी एसवीआर अच्छे से एक्सप्लेन किया, एसवीआर और ये एन्युटी का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैंने एनपीएस वात्सल्य पे बनाया, या इसको भी मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।